तो ताज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतरने वाले हैं जो मतलब सच कहूं तो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगता। बात है 2005 की। एक आदमी जिसे 700 किलो ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में 20 साल की सजा मिली थी, उसे अमेरिका की एल्टन सिटी जेल में रखा गया था। और ये कोई आम जेल नहीं थी, ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल थी। मतलब वहां से आज तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका था। बिल्कुल। लेकिन उस शख्स ने बाहर निकलने के लिए ना कोई ताला तोड़ा, ना किसी गार्ड को रिश्वत दी और ना ही कोई दंगा भड़काया। उसने बस एक दरवाजे के बजर की आवाज को बहुत ध्यान से सुना। हाँ, और अपने ही एक साथी कैदी को गाना गाने के लिए उकसाया और फिर एक रात वो अचानक हवा में गायब हो गया। एग्जैक्टली। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मकसद यही है कि हम क्वांट एज़िमम की इस पूरी कहानी को डीकोड करें। हमारे पास जो भी डिटेल्स मौजूद हैं उनके आधार पर हम समझेंगे कि कैसे एक अभेद्य माने जाने वाले सिस्टम को सिर्फ ईंट और कंक्रीट से नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान से हैक किया जा सकता है। राइट, इंसानी मनोविज्ञान और छोटी छोटी खामियों के जरिए। तो चलिए सीधे पहले दिन पर चलते हैं, डे 1। जब कोई इंसान 20 साल की सजा सुनकर जेल में दाखिल होता है तो आमतौर पर वो बहुत डरा हुआ होता है या सदमे में होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी टूट जाएगा। लेकिन एडम के बर्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जेल के अंदर ऐसे घूम रहा था जैसे जैसे कोई सिविल इंजीनियर किसी नई बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कर रहा हो। बिल्कुल, वो देख रहा था कि कैमरे कहाँ लगे हैं, गार्ड्स की शिफ्ट कब बदल रही है, बिल्डिंग का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। हाँ, मतलब वो अपनी सजा काटने नहीं बल्कि पहले ही सेकंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने आया था। और यहीं से एक आम क्रिमिनल और एक मास्टरमाइंड के बीच का जो फर्क है ना, वो साफ हो जाता है। एडम के इस अप्रोच को हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस, थोड़ा और विस्तार से बताएं इसे। मतलब वो अपने आसपास के माहौल को लेके इतना ज्यादा अलर्ट था कि उसने हर छोटी से छोटी डिटेल को एक डेटाबेस की तरह अपने दिमाग में स्टोर करना शुरू कर दिया था। और इसी अवेयरनेस ने उसे जेल की सबसे बड़ी कमजोरी तक पहुंचाया। वो इलेक्ट्रॉनिक बजर सिस्टम। एग्जैक्टली, वो बजर सिस्टम। हाँ, ये बजर वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा था, क्योंकि देखिए सेल तक पहुंचने के लिए गार्ड्स को 3 गेट पार करने होते थे। राइट। और हर गेट के खुलने पर एक इलेक्ट्रॉनिक बजर बजता था। हाँ, एक तेज आवाज आती थी। और इसके साथ ही उस फ्लोर पर कुल 9 सेल थे। अंदर बाहर हर जगह कैमरे लगे थे। मतलब देखने में ये एक बहुत ही सॉलिड, एकदम फुल प्रूफ सिस्टम लगता है। लगता तो है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर वो बजर गार्ड्स की सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था ताकि उन्हें पता चले कि गेट खुल रहा है, तो क्या जेल प्रशासन ने कभी ये नहीं सोचा कि कैदी भी उस आवाज के पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं? ये तो बेसिक कॉमन सेंस लगता है ना। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है और इसका जवाब है इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस, यानी संस्थागत अहंकार। संस्थागत अहंकार मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, बिल्कुल वही। जब कोई संस्था खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगती है ना, तो वे सिस्टम को सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से डिजाइन करते हैं। वो इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उस सिस्टम को ऑब्जर्व कौन कर रहा है। राइट। जेल प्रशासन के लिए वो बजर एक सिक्योरिटी फीचर था, लेकिन एडम के लिए वो बजर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बन गया। ओहो, मतलब जब पहला बजर बजता तो एडम को पता चल जाता कि गार्ड अब कितनी दूर है और उसकी सेल तक पहुंचने में उसे कितने सेकंड्स लगेंगे। ओके, तो इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस अलार्म से गार्ड्स को अलर्ट होना था, उसी अलार्म ने एडम को अलर्ट करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। ये तो किसी शातिर हैकर की तरह है जो एक बेहद सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम में घुसता है और वहां के फायरवॉल को ही अपनी ढाल बना लेता है। उसने उस बजर के पूरे पैटर्न को रिवर्स इंजीनियर कर दिया। बिल्कुल इसी तरह काम किया उसने। ये सिर्फ खामी ढूंढना नहीं था, ये सिस्टम की ताकत को ही उसकी कमजोरी में बदलना था। लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ पैटर्न समझ लेना काफी नहीं होता ना। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब आपको भागने के लिए औजार जुटाने हो। एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में एक छोटा सा ब्लेड अंदर लाना भी मतलब नामुमकिन के बराबर होता है। हाँ, और उसने ये काम कितनी सफाई से किया। उसने लाइब्रेरी की एक मोटी किताब के अंदर एक ब्लेड मंगवाया, लेकिन यहां उसका दिमाग देखिए,
उसने वो किताब अपने नाम से अपनी सेल में नहीं मंगवाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जानबूझकर उसे उसी फ्लोर के एक दूसरे कैदी के सेल में डिलीवर करवाया। मतलब ये तो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के आईपी स्पूफिंग जैसा हो गया, हाँ, बहुत सही एनालॉजी दिया आपने। है ना? जहां एक हैकर अपना साइबर अटैक किसी और के कंप्यूटर से रूट करता है ताकि अगर कोई पकड़ा जाए तो वो कोई निर्दोष इंसान हो, हैकर नहीं। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर मान लीजिए सरप्राइज चेकिंग होती और वो ब्लेड मिल जाता तो सारा शक उस दूसरे कैदी पर जाता। एडम का रिकॉर्ड एकदम साफ रहता। शातिर, बहुत शातिर। और इसके बाद उसने बहुत ही चालाकी से सही मौके का इंतजार किया। जब गार्ड रूटीन चेकिंग पर था तो एडम ने उस गार्ड से ही कहकर वो किताब अपने पास मंगवा ली। और यहीं पर जेल के प्रोटोकॉल की पहली बड़ी धज्जियां उड़ी। बिल्कुल। उस गार्ड ने किताब को खोलकर चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने सीधे वो किताब एडम के हाथ में सौंप दी। बाप रे। और यहीं से शुरू होती है उस भयानक शारीरिक चुनौती की कहानी, जिसे सुनकर मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही दर्दनाक है। एक बार ब्लेड हाथ में आने के बाद एडम ने अपनी सेल की स्टील की सीलिंग को काटना शुरू किया। हर रात के 3 बजे से 4 बजे के बीच। सिर्फ 1 घंटे के लिए। हाँ, अब जरा उस सीन की कल्पना करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्लेड, सख्त स्टील और 3 हफ्ते का लंबा समय। हाथों में छाले पड़ गए होंगे, उंगलियों से खून आया होगा। मतलब कोई एक इंसान इतनी भयानक शारीरिक पीड़ा को 3 हफ्तों तक कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसे क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक्सट्रीम टनल विजन कहा जाता है। टनल विजन मतलब सब कुछ भूलकर सिर्फ एक चीज पर फोकस करना। एग्जैक्टली। जब दिमाग का फोकस एक इकलौते लक्ष्य पर यानी उसकी आज़ादी पर इस कदर हावी हो जाए कि शारीरिक दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए। वो हर रात सिर्फ 1 इंच या शायद उससे भी कम स्टील काट पाता होगा। उफ। इसमें जो असीम धैर्य चाहिए ना, वो किसी सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। मतलब स्टील को जब ब्लेड से खुरचते हैं तो एक बहुत ही तेज चुभने वाली आवाज पैदा होती है। हाँ, बहुत इरिटेटिंग आवाज होती है। और रात के सन्नाटे में जहां 9 सेल एक साथ हों, ये आवाज किसी भी गार्ड को जगा सकती थी। इस आवाज को छुपाने के लिए उसने जो तरीका निकाला वो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। उसने शोर को ही अपना साइलेंसर बना लिया। हाँ, उसने अपने ही फ्लोर के कैदी की आदत का फायदा उठाया। वो कैदी अक्सर ऊंची आवाज में गाने गाता था। तो एडम ने क्या किया? एडम उसे गाने के लिए उकसाता, उसकी तारीफ करता, और जब वो कैदी पूरे जोश में गाना शुरू करता, ठीक उसी वक्त एडम ब्लेड से छत को खुरचता। उसने उस शोर को अपने काम का बैकग्राउंड म्यूजिक बना लिया था। क्या बात है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ दीवारों और कैमरों से नहीं खेल रहा था, वो अपने आसपास के इंसानों को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो इस पूरी कहानी में मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा है, गार्ड्स मॉनिटरिंग रूम में बैठकर क्या कर रहे थे? मतलब 3 हफ्ते तक एक कैदी छत काट रहा है, एक बड़ा छेद बन रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला है सेल का डिजाइन। एडम ने पहले ही दिन ये नोटिस कर लिया था कि सेल के अंदर एक खास कोना है, एक ब्लाइंड स्पॉट है जहां कैमरे की नजर दी जाती। एग्जैक्टली। जहां सीसीटीवी कैमरा का एंगल पहुंचता ही नहीं था। वो अपना सारा काम उसी ब्लाइंड स्पॉट में छुपकर करता था। अच्छा, लेकिन जो कट गया है, जो छेद बन गया है, वो तो दिखेगा ना? उसके लिए भी उसने जुगाड़ निकाला था। वो कटे हुए हिस्से को छुपाने के लिए उसने टूथपेस्ट और साबुन को मिलाकर एक सफेद पेस्ट तैयार किया था। अरे बाप रे। हाँ, जिसे वो रोज सुबह उस कटे हुए स्टील पर लगा देता था ताकि दिन की रोशनी में छत बिल्कुल नॉर्मल दिखे, किसी को शक ही ना हो। अनबिलीवेबल। और दूसरा कारण क्या था गार्ड्स के फेल होने का? दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेविएंस। मतलब चीजों को नॉर्मल मान लेना। हाँ, देखिए, जब इंसान मॉनिटरिंग के लिए पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर हो जाता है ना, तो उसका दिमाग धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। गार्ड्स रोज स्क्रीन पर एडम को एक्सरसाइज करते या बॉक्सिंग की शैडो प्रैक्टिस करते हुए देखते थे।
उनका दिमाग इस रूटीन का इतना आदी हो गया था कि उन्होंने खतरों को भांपना ही बंद कर दिया था। स्क्रीन पर मूवमेंट हो रही है, मतलब सब ठीक है। राइट। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि जैसे हमारे मोहल्ले में किसी कार का अलार्म बार बार बजता है। हाँ, शुरू में तो सब ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली। शुरू में हम सब खिड़की से बाहर देखते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जब वो रोजी बजने लगता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई बिल्ली कूद गई होगी या हवा से बच गया होगा। बिल्कुल। गार्ड्स के साथ भी हूबहू यही हुआ। वे इंसान को नहीं देख रहे थे, वे सिर्फ एक स्क्रीन पर चल रहे पिक्सल्स को देख रहे थे। मतलब तकनीक ने उनकी जो बुनियादी इंसानी सूझबूझ होती है, जो गट फीलिंग होती है, उसे ही खत्म कर दिया था। सही कहा। और इसी लापरवाही का फायदा उठाते हुए एडम ने अंदर का काम पूरा कर लिया। लेकिन किसी भी हाई सिक्योरिटी जेल से भागने का प्लान सिर्फ दीवारों के अंदर तक सीमित नहीं होता है। जाहिर सी बात है, बाहर भी तो कुछ चाहिए। बिल्कुल। अगर आप किसी तरह दीवार फांद भी लें तो बाहर आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए गाड़ी तैयार रखे। और यहीं एंट्री होती है तानिया की। तानिया का इस पूरी कहानी में शामिल होना एक बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल मोड़ है। हाँ, बहुत ही ट्रैजिक भी है। क्योंकि तानिया कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थी, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो बस एडम की एक दोस्त थी। मुझे लगता है अगर एडम किसी पुराने क्रिमिनल साथी को फोन करता तो पुलिस उसे तुरंत ट्रेस कर लेती। 100%। इसीलिए उसने एक ऐसे मोहरे को चुना जिस पर किसी का ध्यान ही न जाए। एडम ने दीवार पर लगे टेलीफोन के तारों से कुछ इस तरह छेड़छाड़ की ताकि कोई उसकी कॉल को ट्रेस या रिकॉर्ड न कर सके, वो भी जेल के अंदर से। हाँ। और फिर उसने तानिया को फोन मिलाया। ये कॉन्वर्सेशन जो था ना, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास था। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। सोशल इंजीनियरिंग तो है, समझ आता है, लेकिन कोई भी आम इंसान जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, वो जेल से भागने जैसे इतने बड़े जुर्म का हिस्सा क्यों बनेगा? वही तो सबसे बड़ा कैच है। मतलब इंसान का अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी तो कोई चीज होती है ना। तानिया ने इतनी आसानी से हामी कैसे भर दी? क्योंकि एडम ने उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को सेवियर कॉम्प्लेक्स यानी मसीहा बनने की भावना से रिप्लेस कर दिया था। मसीहा बनने की भावना। हाँ, उसने तानिया से ये नहीं कहा कि मैं एक मुजरिम हूं और मुझे भागने में मदद करो। उसने एक पूरी झूठी कहानी गढ़ी। क्या बोला उसने? उसने तानिया को रोते हुए बहुत ही इमोशनल होकर बताया कि उसे इस केस में जानबूझकर फंसाया गया है। सारे सबूत उसके खिलाफ प्लांट किए गए हैं। कोई वकील उसकी बात नहीं सुन रहा है और अगर वो यहाँ रहा तो उसे मार दिया जाएगा। ओह, तो मतलब उसने तानिया के सामने खुद को एक विक्टिम की तरह पेश किया। बिल्कुल। उसने तानिया की सहानुभूति को हैक कर लिया। तानिया को लगा कि वो किसी क्रिमिनल की मदद नहीं कर रही है, बल्कि अन्याय का शिकार हुए एक निर्दोष इंसान की जान बचा रही है। एग्जैक्टली। यही सोशल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है। आप सामने वाले की सच्चाई को इस तरह मोड़ देते हैं कि उसे अपना गलत काम भी किसी महान मिशन की तरह लगने लगता है। राइट। तानिया को उस पल ये एहसास ही नहीं था कि वो एक फेडरल क्राइम कर रही है। एडम ने उसकी अच्छाई और उसकी इंसानियत को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस ब्लेड का किया था। ये वाकई बहुत खौफनाक है कि कैसे एक शातिर दिमाग किसी की भावनाओं से इस तरह खेल सकता है। खैर, अब हम आते हैं उस रात पर। एस्केप की रात। हाँ, एस्केप की वो रात जब हर चीज दाव पर लगी थी, सारी प्लानिंग हो चुकी थी। बाहर पार्किंग में तानिया गाड़ी लेकर खड़ी थी। उस रात एडम ने सबसे पहले अपनी सेल में एक डमी बनाई। उसने लॉन्ड्री बैग के एक्स्ट्रा कपड़ों, छत से निकाले गए कॉटन, तकियों और खाली पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया ताकि बिस्तर भरा हुआ लगे। हाँ, उसने बिस्तर पर एक ऐसा आकार तैयार किया जो बिल्कुल किसी सोते हुए इंसान जैसा दिख रहा था। उन कैमरों की विजिबिलिटी वैसे भी रात में कम होती है और गार्ड्स तो अपने धुन में थे ही। बिल्कुल। तो डमी ने अपना काम बखूबी कर दिया। और फिर एडम उस 3 हफ्ते की मेहनत से काटे गए छेद से ऊपर छत के उस अंधेरे हिस्से में दाखिल हुआ। मुझे लगता है ये पूरी कहानी का सबसे तनावपूर्ण पल है। बिना शक। ऊपर घनघोर अंधेरा था, धूल, मकड़ी के जाले और कोई रोशनी नहीं। मैंने पढ़ा था कि एक पल के लिए तो एडम इतना घबरा गया था कि वो वापस अपनी सेल में आ गया था। उसे लगा कि वो वहां उस अंधेरे में फंस जाएगा और घुटकर मर जाएगा। हाँ, पैनिक अटैक आ गया था उसे। लेकिन यहाँ एक बार फिर उसकी उसी सिचुएशनल अवेयरनेस ने उसकी जान बचाई। कैसे?
आपको याद है जब वो हफ्तों पहले जेल में आया था तो उसने बारिश के दिनों में वेंटिलेशन शाफ्ट से गीली मिट्टी की खुशबू महसूस की थी। हाँ हाँ। उस अंधेरे में जहां उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसने उस मिट्टी की खुशबू को ट्रैक करना शुरू किया। वो खुशबू उसे सीधे उस एग्जॉस्ट फैन वाली खिड़की तक ले गई जो बाहर की तरफ खुलती थी। ये हिस्सा तो सच में किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगता है। बारिश की खुशबू से आजादी का रास्ता खोजना। बहुत सिनेमैटिक है। वो उस खिड़की से बाहर निकला, उसने अपनी जेल की यूनिफॉर्म उतारी और साधारण कपड़े पहने जो उसने पहले से छुपा कर रखे थे। इसके बाद उसने अपनी सेल की चादरों को, मतलब बेडशीट्स को जोड़कर बनाई गई एक लंबी रस्सी को नीचे लटकाया और उस अभेद्य किले की दीवार से नीचे उतरने लगा। जो कि कोई आसान काम नहीं था। बिना किसी ग्लव्स के, सिर्फ चादरों के रस्सी के सहारे कई फीट नीचे उतरना। उसके हाथों की चमड़ी पूरी तरह छिल गई। उफ। उसके हाथों से भयानक खून बहने लगा और दर्द इतना ज्यादा था कि एक पॉइंट पर उसे रस्सी छोड़नी पड़ी। वो सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। लेकिन वो आजाद था। हाँ, जेल की दीवारों के बाहर था। पर कहानी यहाँ खात्मा नहीं होती है। नीचे तान्या कार लेकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब एडम कार के पास पहुंचा तो तान्या घबराहट के मारे पूरी तरह जम गई थी। वो पैनिक कर रही थी। कार का दरवाजा लॉक था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि शायद तान्या का ज़मीर जाग गया है या वो इतनी डर गई है कि दरवाजा नहीं खोलेगी और एडम वहीं पकड़ा जाएगा। और यहीं पर एडम का मास्टर मैनिपुलेशन आखिरी बार काम आया। उसने क्या किया? उसने कुछ कहा नहीं। उसने बस कार की खिड़की से अपना खून से सना हुआ, थका हुआ और बेबस चेहरा तान्या को दिखाया। ओहो। वो एक एक्सप्रेशन काफी था तान्या के उस सेवियर कॉम्प्लेक्स को दोबारा जगाने के लिए। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और वे दोनों वहां से भाग निकले। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी जबरदस्त प्लानिंग, इतना धैर्य, इतना परफेक्ट एग्जीक्यूशन, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस केस की सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। जेल के अंदर एडम एक जेम्स बॉन्ड था जिसने हर चीज गणित की तरह कैलकुलेट की थी, लेकिन जैसे ही वो खुली हवा में आया वो एक ऐसा अनाड़ी बन गया जिसे ABCD भी नहीं पता थी। बाहर निकलने के बाद उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, जीरो। ये क्रिमिनल माइंडसेट की एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। इसे हम शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ब्रिलियंस बनाम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फेलियर कह सकते हैं। मतलब छोटे गोल में माहिर लेकिन बड़े गोल में फेल। एग्जैक्टली। उनका पूरा का पूरा फोकस उस तात्कालिक बाधा यानी जेल की दीवार को पार करने पर था। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि दीवार पार करने के बाद अगले 48 घंटे कैसे बिताने हैं। कोई प्लानिंग ही नहीं की। उनके पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं था। वे घबराहट में बस एक सुनसान से मोटल में जाकर छुप गए। ये तो सच में थोड़ी हंसने वाली बात है। मतलब आप एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल हैक कर लेते हैं, लेकिन एक होटल रूम की ढंग की प्लानिंग नहीं कर पाते। और उनकी इसी बेवकूफ़ी का नतीजा भी उन्हें तुरंत मिल गया। वो रेडियो आरजे वाला किस्सा। हाँ, जब एडम रस्सी से नीचे उतर रहा था तो पास ही से गुजर रहे एक लोकल रेडियो आरजे ने वो लटकती हुई चादरों की रस्सी देख ली थी और उसने तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया। तो पुलिस को तो तुरंत पता चल गया कि कोई भाग गया है। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस की जांच बहुत तेज हो गई। उन्होंने तुरंत एडम के विजिटर्स लॉग और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और तान्या का नाम और उसका पता तुरंत सामने आ गया। ओहो। कुछ ही घंटों में पुलिस की टीमें सीधे तान्या के घर पहुंच गईं। मैंने पढ़ा था कि एडम ने तान्या को एक रटी रटाई कहानी सिखाने की कोशिश की थी कि अगर पुलिस आए तो कह देना कि उसने एडम को रास्ते में कहीं छोड़ दिया था और उसे कुछ नहीं पता। हाँ, प्लान तो यही था। लेकिन जब हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स, मतलब पुलिस, किसी आम इंसान के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है ना, तो सारी रटी हुई कहानियां दिमाग से उड़ जाती हैं। बिल्कुल उड़ जाती हैं। तान्या तो अंदर से पहले ही डरी हुई थी। वो इस दबाव को झेल नहीं पाई। वो टूट गई। हाँ, वो टूट गई और उसने रोते हुए पुलिस को उस मोटल का पूरा पता बता दिया जहां एडम छुपा हुआ था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस आज़ादी के लिए एडम ने महीनों तक अपनी उंगलियों से खून बहाया, वो आज़ादी सिर्फ कुछ ही घंटों की मेहमान साबित हुई। कुछ ही घंटों की। पुलिस ने उसे उसी मोटल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया।
इस भागने की कोशिश और ड्रग्स के जुर्म में उसे 35 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। 35 साल और? हाँ, और इस बार उसे कैलिफोर्निया की एक ऐसी सुपरमैक्स जेल में भेजा गया जहां से मतलब परिंदा तो क्या, हवा भी बिना चेक हुए बाहर नहीं आ सकती। और तान्या, उस बेचारी तान्या का क्या हुआ जिसने सिर्फ किसी की झूठी कहानी पर भरोसा करके इंसानियत दिखाने की कोशिश की थी? न्याय व्यवस्था के नजर में वो एक फेडरल क्राइम की साझीदार थी। उसे इस जुर्म में 2 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। 2 साल। ये इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। लेकिन अगर हम इस पूरे केस को एक कदम पीछे हटकर देखें तो ये हमें सिस्टम और सिक्योरिटी के बारे में बहुत गहरे सबक देता है। बिल्कुल देता है। सबसे बड़ा निष्कर्ष तो यही है कि कोई भी हाई सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप में पूर्ण नहीं होता। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कैमरे कितने भी हाई डेफिनेशन क्यों ना हो जाएं, अंत में उस सिस्टम को चलाने वाले इंसान ही होते हैं। राइट। और जब इंसान अपने रूटीन का गुलाम बन जाता है, जब वो ऑब्जर्व करना बंद कर देता है और चीज़ों को बस हल्के में लेने लगता है, तो बड़ी से बड़ी लोहे की दीवार में भी सुराख हो जाता है। एल्टन सिटी जेल के गार्ड्स की प्रिडिक्टेबिलिटी और उनकी लापरवाही एडम की सबसे बड़ी चाबी थी। सच में। इस पूरी चर्चा के अंत में ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? क्वांट एडम ने अपनी इस योजना में जिन योग्यताओं का प्रदर्शन किया, महीनों का वो असीम धैर्य, हर एक सेकंड की टाइमिंग का परफेक्ट कैलकुलेशन, विपरीत परिस्थितियों में अपना फोकस बनाए रखना, हाँ, और वेंटिलेशन से आती बारिश की खुशबू से पूरी इमारत का एक 3D नक्शा अपने दिमाग में बना लेना, जो कि कमाल था। ये सोचना बहुत ही विचलित करने वाला है कि अगर उस इंसान के पास इतना तेज दिमाग, इतनी बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की क्षमता और इतना गजब का फोकस था, तो क्या होता अगर उसने इन योग्यताओं का इस्तेमाल अपराध की दुनिया के बजाय किसी वैज्ञानिक रिसर्च, एडवांस्ड इंजीनियरिंग या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन में किया होता? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या मानव बुद्धि का ये भयंकर भटकाव हमारे समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस की फाइल्स बंद होने के बाद भी ना श्रोताओं के दिमाग में देर तक गूंजता रहेगा। बिल्कुल गूंजेगा, सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और रहस्यों की ऐसी ही एक और परत उधेड़ने के लिए हम जल्दी वापस लौटेंगे।